हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन टिफर 2024 के एंट्रेंस में पूछे गए थे। तो बेसिकली हम केवल उन क्वेश्चंस से डील करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था बेसिकली वो क्वेश्चन था ए पेप्टाइड विथ एन अमीनो एसिड। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अ पेप्टाइड विथ एन अमीनो एसिड सीक्वेंस KKRAA आपको सीक्वेंस दे रखा है, हैड एन अननाउन अमीनो एसिड एक्स। तो बेसिकली उसमें एक अननाउन अमीनो एसिड एक्स है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अमीनो एसिड शोन बिलो कुड बी एक्स इफ द अपॉन रिएक्शन विथ पैरानाइट्रोफेनिल डाइओजेनम क्लोराइड प्रोवाइड्स ए प्रोडक्ट दैट अब्सॉर्ब्स 325 नैनोमीटर। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स अमीनो एसिड क्या होगा जो कि पैरानाइट्रोफिनाइल डाइओजेनम क्लोराइड साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट दे रहा है। मान लो कि वो प्रोडक्ट वाई दे रहा है और जो वाई प्रोडक्ट है बेसिकली वो 325 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर। सो पहले तो देखो रिएक्शन कौन सी। अगर आपने थोड़ा बहुत अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा तो अमीनो एसिड एक रिएक्शन शो करते हैं जिससे अपन बोलते हैं सेंगर मेथड। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर जरूर चेक करना। सेंगर मेथड बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन होता है और जब इसकी रिएक्शन अमीनो एसिड से कराई जाती है तो जो नाइट्रोजन टर्मिनल होता है बेसिकली अमीनो एसिड का CHR COOH NH2, तो ये यहाँ से रिएक्शन करके इस फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है NO2 और यहाँ पे आ जाएगा NH CHR और फिर COOH। तो यहाँ पर बेसिक कुछ इसी तरह की रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर जो दे रखा है ना कुछ इस तरीके से है कि पैरा के ऊपर तो नाइट्रो लगा हुआ है और ऊपर क्या है N2+Cl-। अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अब जो भी अमीनो एसिड होगा तो वो क्या करेगा कि इस N2+Cl- को सब्स्टिट्यूट करके खुद इसकी जगह आ जाएगा और एक तरीके से नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन हो जाएगा। और सेम यही प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है यही कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। लेकिन इसके बिहाफ पर आंसर पता नहीं चल सकता क्योंकि चारों अमीनो एसिड दे रखे हैं यहाँ पर। एक टायरोसिन है, एक ट्रिप्टोफेन है, एक फेनिलएलानिन है और एक आपके पास हिस्टिडीन है। तो 4 अमीनो एसिड दे रखे हैं। तो आंसर जो आएगा ना बेसिकली वो आंसर आपका आएगा 325 नैनोमीटर के बिहाफ के ऊपर। देखो कैसे जो 325 नैनोमीटर आता है बेसिकली 220 से लेके 280 से लेके 400 की रेंज में आएगा और ये रेंज होती है यूवी लाइट की। 400 से 800 की होती है विजिबल लाइट और 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर की रेंज होती है IR रीजन की। जो सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं ना, ऑल अमीनो एसिड जनरली ऑल अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब्स लाइट इन द रेंज ऑफ IR रीजन एक्सेप्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड, यानी कि वो अमीनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग मिलती है, यानी कि बेंजीन रिंग मिलती है एक तरीके से एरोमेटिक अमीनो एसिड। और एरोमेटिक अमीनो एसिड अपने पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एरोमेटिक अमीनो एसिड? 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड जो अपने पास होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 अपने पास होते हैं। एक होता है टायरोसिन, एक होता है फिनाइलएलानिन और एक होता है अपने पास ट्रिप्टोफेन। तो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। ये आपका कौन सा है? ये है आपका ट्रिप्टोफेन, ये आपका है बेसिकली टायरोसिन और ये है फेनिलएलानिन और ये है हिस्टिडीन। तो जो हिस्टिडीन है ना ये आपका किस रेंज में होगा? ये होगा आपका IR की रेंज में, यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर। और बाकी जबकि जो तीनों है ना टिफर 1, टिफर 2 एंड टिफर 3 ये आपके किस रेंज में होंगे? 325। तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा टिफर 1, टिफर 2 एंड टिफर 4। तो आई होप आप समझोंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको एक कोड दे रखा है
KKRAVXPRRRA। और आपको बताना है इसमें x क्या होगा। अगर x रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है वो 325 नैनोमीटर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब 325 नैनोमीटर यानी कि यूवी लाइट, और यूवी लाइट के अंदर बेसिकली लेस पोलर अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो आपके एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी आपने लैब में अगर थोड़ा बहुत काम करा हो तो किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन से पहले उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करी जाती है, और सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन यूवी के अंदर उसका ग्राफ लेते हैं। तो अगर उसका ग्राफ इस रेंज में आ रहा है इसका मतलब वो लेस पोलर होता है, अगर हाई में आ रहा है तो बेसिकली वो पोलैरिटी क्या होती है उसकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 280 से लेकर 480 के बीच में ग्राफ किसका आता है, जो कि लेस पोलर होते हैं, यानी जिनमें एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं, यानी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड। और कौन कौन से होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फेनिलएलनिन। मैंने यहाँ पर कर भी लिया, आप नोट कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर था ये वाला। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट पता हो, इधर आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। ओके, अगेन सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये मेडिसिनल केमिस्ट्री से है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेडिसिनल केमिस्ट्री से है ना हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जैसे वो नेट का हो, गेट में तो नहीं आता, पर नेट का हो जाए वो क्वेश्चन, नेट हो या फिर कोई सा भी लाइक RPSC हो, HPSC हो, कोई सा भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, BPSC हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगेगा तो उसके अंदर कंफर्म मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए इसने 3 ड्रग दे रखे हैं और ड्रग को कैसे डिनोट कर रखा है, D1, D2 और D3, और इन तीनों की log P की वैल्यू दे रखी है। log P क्या होता है, log P होता है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। क्या होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, एक बार मैं आपको बता देता हूँ पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, फिर उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे। बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट किसी भी ड्रग की एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो इस बात को बताती है कि जब आप ड्रग को लेते हो, यानी जब आप ड्रग खा लेते हो तो उसके बाद ड्रग बॉडी के अंदर किस तरह से अपने साइट एक्शन पर पहुंचती है, जो क्या डील करती है, डील्स विद द इंटरेक्शन। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है बट यू शुड एडजस्ट। डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ साइट एक्शन ऑन टारगेट मॉलिक्यूल और डिफरेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन से भी इनको डील करना पड़ता है। सो जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है log P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चाहे से परमेबिलिटी हो किसी भी मेम्ब्रेन की, यानी कि log P की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी परमेबिलिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एब्जॉर्बेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कोई भी सेल इसका एब्जॉर्ब करना चाहेगी रिएक्शन के लिए तो उसके भी होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विटामिन B12 के साथ भी रिएक्शन में। उसके अलावा हर चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस एक चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी ना तो log P की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ध्यान रखना log P यानी पार्टीशन कोफिशिएंट एक्वस सॉल्युबिलिटी को छोड़कर हर चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, इसने पूछा है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ इन्वर्स किसकी होता है, एक्वा सॉल्युबिलिटी की, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा log P में उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी ज़्यादा, तो D1, D2 एंड D3। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं इजीली। ओके, अगेन थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ना ऑर्गेनोमेटेलिक से है। देखिए एक आपको दे रखा है टंगस्टन डबल बॉन्ड O, इधर दे रखा है आपको Cl वेज पोजीशन के ऊपर है, PMe3 यानी फॉस्फीन दे रखा है ट्राईमिथाइल, और इधर डैश के ऊपर अगेन ट्राईमिथाइल फॉस्फीन दे रखा है, और एक डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बिन लगा रखी है। अगर आपको पता हो कि कार्बिन कौन सी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको इतनी आसानी सॉल्व नहीं कर सकते। देखो कार्बिन के दोनों तरफ क्या लग रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल, और इधर क्या लग रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि बोथ साइड क्या है, एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप होता है ना तो बेसिकली कार्बिन जो होती है आपके पास, कौन सी कार्बिन होती है, श्रॉक कार्बिन। कौन सी कार्बिन होती है, श्रॉक कार्बिन बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी चीज़ थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री OMC के अंदर, क्योंकि बेसिकली जो साइंटिस्ट थे ना श्रॉक, वो
कुछ और प्रिपेयर करना चाह रहे थे, बस एक्सीडेंटली श्रॉक कार्बन मिल गई ना। उसके बाद मेथास्टेसिस रिएक्शन इसके ऊपर खूब, फिर ग्रेव्स कैटलिस्ट, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं इसके बाद। सो श्रॉक कार्बन है बेसिकली है। अब देखो श्रॉक कार्बन होती जो है ना, श्रॉक कार्बन वो ट्रिपलेट स्टेट में मिलती है। किसमें मिलती है? ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। जबकि फिशर कार्बन क्या होती है, सपोज MC डबल एक होता है, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X, यानी कि इसकी जगह हो सकता है OMe, इसकी जगह हो सकता है NH4 या कुछ भी, बट एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। एक क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वो R लाइक H भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा। तो इस तरह कार्बन जो होती है आपके पास क्या होती है, फिशर कार्बन। और फिशर कार्बन जो होती है ना, वो बेसिकली कैसी होती है आपके पास, सिंगलेट फेस के अंदर। अब श्रॉक कार्बन आपके पास अगर ट्रिपल स्टेट में है ना, तो ये एक डाई रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करती है। किससे करती है? डाई रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो होता है -2, जबकि फिशर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। तो अगर ये -2 है तो टंगस्टन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? +2। ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो टंगस्टन के ऊपर +2, क्लोरीन के ऊपर -1, इसकी वजह से +1, -1 और +1। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? ओवरऑल चार्ज इज +6। तो इसका आंसर क्या होगा? C +6। आई होप यू गॉट इट क्लियरली। अगेन फ्रीडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन का क्वेश्चन है ये। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये बता रहे हैं कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट कब बना होगा। ये प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसके यहाँ पर अटैक करें। अभी डायरेक्टली अटैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी जाएगी, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगे, या दूसरा ये कि ये जो एसाइल ग्रुप है ना, ये बहुत वीक हो जाए। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अपने आप तो रिएक्शन होगी नहीं। अगर अपने आप हो जाती तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसकी जगह डायरेक्ट ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता। तो अब उसके लिए क्या करा जाता है कि इसके अंदर हम डालते हैं AlCl3। अब AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 क्या होता है? एक लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड का काम क्या करेगा कि एनायन को ले लेगा। यानी AlCl3 क्या करेगा कि ये जो Cl- है ना, इसको अपने पास रख लेगा, और कुछ इस तरह के आपको रिएक्शन प्रोडक्ट फर्स्ट दिखाई देगा। ये इंटरमीडिएट दिखाई देगा आपको अपने फर्स्ट प्रोडक्ट का, सॉरी, ये नाइट्रोजन है, और इसके ऊपर C⋅O, इसके ऊपर प्लस, और AlCl4 का माइनस। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ अटैक करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन आपको दिखाई देगी। यहाँ पॉजिटिव, और ये C⋅O, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस लेनी, तो हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा, और जो आपको ये A मिलेगा बेसिकली कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा। वापस एरोमेटिसिटी इसकी गेन हो जाएगी, pH, और ये बेंजाइल ग्रुप लग रहा है यहाँ पर pH। अब होगा क्या, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया AlCl3। सेकंड, आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट आपका इस C⋅O को बेसिकली आपके CH2 के अंदर, यानी एल्काइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, इसलिए इसने प्रेशर थोड़ा हाई रखा है 5 बार। दैट्स वाई रिएक्शन आपकी इजीली प्रोसीड कर जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3rd C। अगर आप NaOH यूज़ करेंगे, पहले एक बार 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होगा, उसके बाद इसके रिडक्शन में आपको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। PDC अगर पहले आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे इसकी, क्योंकि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद लुईस एसिड का कोई रोल रह नहीं जाएगा। ये तो अपना आंसर है ही है। और वही अगेन अगर रिडक्शन करा देंगे आप पहले, तो उसके बाद वापस एसिड के अंदर ही चेंज होएगा। एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो सकती है अगर आप उसमें करा देंगे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर अकायरल। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल आपके अकायरल हैं? अगर आपको अकायरलिटी चेक करनी है ना, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप क्या चेक कर लीजिए, POS और
COS AOS चेक नहीं करते, ठीक है। कभी अगर स्टूडियो के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर डिस्कस करूंगा क्यों। देखिए अगर आपको POS देखनी है, अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें से अगर मैं इसको बीच में से कट करूँगा तो ये वाला कार्बन का मिरर इमेज ये कार्बन तो होगा, लेकिन क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है यानी जो CH3 ग्रुप है ये ऊपर की तरफ होगा, जबकि ये CH3 ग्रुप कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो मिरर इमेज तो नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। और अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्राई करना चाहूँगा तो वो भी आपको देखने को सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से है, तो इसके ऊपर की साइड तो होगा, मान लो ये नीचे की साइड में यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसके ये जो है ना ये इसके मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये अगेन इसके नीचे की तरफ जाना चाहिए था, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इसके क्रॉस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये तो, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं अगेन। वैसे तो 4 मेंबर रिंग पकड़ फॉर्म में स्टेट रहती है स्टेबल, बट इसने मेंशन नहीं करा तो अपन नॉर्मल लेके चलेंगे। ये क्या है, डैश की साइड नीचे है और ये कहाँ, वेज की साइड ऊपर। देखो यहाँ पे आपको COS देखने को मिल जाएगी, ये सेंटर है, ऊपर की तरफ जाएंगे अपन तो CH3 देखने को मिलेगा, और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो CH3 देखने को मिलेगा। इस बार इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं बाईसाइक्लिक। इनमें एक मॉलिक्यूल तो क्या है ना कि बिल्कुल ही लाइक आपके प्लेन के ऊपर है, ये पूरे के पूरे इसके सारे के सारे, ये कार्बन प्लेन पर, ये प्लेन पे, ये भी। लेकिन अब जो ये वेज डैश है ना, ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ना अपने फ़ोन की, ये मान लीजिए कि इस कार्बन से जो मेंशन कर रहा हूँ इससे आपकी तरफ आ रहा है ये कार्बन, यानी जो वेज वाला कार्बन है ना ये बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है, और जबकि जो डैश वाला कार्बन है आपके स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि इस रिंग से 90 डिग्री के ऊपर हैं दोनों एंगल से, यानी ये पूरी की पूरी रिंग जो है ना वो आपके पास कैसी है, वो रिंग आपके पास 90 डिग्री के ऊपर है। तो अगर इसमें POS लेने की कोशिश करूँगा ना मैं, सपोज मैं यहाँ से इसको काटता हूँ, ये मैंने इसको बीच में से काटा, तो अब ये यहाँ से यूँ कटेगा, इस वाले को अगर आप इधर से यूँ काटेंगे तो ये बीच में से कटती हुई दिखाई देगी आपको, तो इस वाले CO को ये CH2 दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी ये भी कैसा है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो क्लियरली आप यहाँ से काट देंगे तो इसमें POS देखने को मिल जाएगी आपको, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सो यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके, एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका सॉरी इसने उल्टा पूछा, ACAREL पूछा इसने, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी B विल बी करेक्ट वन, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, विच कैटलिस्ट विल लीड टू फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली क्रेब्स कैटलिस्ट। ये तो आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था पेपर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रेब्स। ये बेसिकली ये और ये बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन, देखिए मैं किसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस कार्बन के बीच में आपस में क्या जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आपको यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्ट्रक्चर बड़ी दे रखी है, बाकी कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था एक, अक्सर जिन लोगों ने क्वेश्चन करा होगा गलत करा होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आप पता नहीं लोग सोच पाए। मैं भी थोड़ी देर बाद मुझे इसका आंसर याद आया क्या होगा, मतलब काफ़ी कोशिश के बाद मेरे को पता चला। हाँ, ए सॉल्यूशन ऑफ 1 mm ऑफ कंपाउंड Z in 1:1 वाटर मेथनॉल इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग 2 रिएक्शन, प्रेडिक्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन ईच स्टेप। आपको एक कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड में आपने पहले रिड्यूसिंग एजेंट डाला जो कि रिडक्शन कर दे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मान लीजिए X मिल रहा है, तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर Y में आपको कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देखिए अगर आप इसका रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे ना, तो रिडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बॉन्ड दिखाई देंगे, ये वाला थायो बॉन्ड जो होगा, यानी 2 सल्फेट्स के बीच का, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे ही रिड्यूस होंगे तो इधर भी H आ जाएगा, इधर भी H, अगेन इधर भी H और इधर भी H, तो कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PH, इधर SH और इधर SH, और दूसरी तरफ PH, S, PH, ये CH2 और SH और CH2 SH। तो आपको स्टार्टिंग में से केवल 2 ही प्रोडक्ट, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बॉन्ड ब्रेक होने की। आप कार्बन सल्फर के बॉन्ड को डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते, आप SS बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हो, बट कार्बन सल्फर के बॉन्ड को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेनी निकल से करते हैं, आप लोगों को याद हो तो डी प्रोटेक्शन के अंदर एल्डिहाइड का जो यूज़ करा जाता है, वहाँ भी डाई सल्फर के बॉन्ड को, यानी एक कार्बन पर 2 सल्फरों तो रिड्यूस करे जा सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं, ठीक है। एक सल्फर को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 2 प्रोडक्ट, तो यानी स्टेप ए में आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2, तो या तो आंसर बी हो सकता है या फिर आंसर सी। अब देखो थोड़ा अगर आप इसमें जो भी जिसने पेपर अटेम्प्ट करा होगा थोड़ा सा सिंसियरली सोचता तो आंसर आ सकता था।
अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब किसी भी सल्फर का मतलब ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना, तो जो रिएक्शन हुआ है ना उसके जस्ट रिवर्स में रिएक्शन हो जाती है, यानी कि वापस आपको एसएस बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखो अगर इनका अपन सबका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इनके ऑक्सीडेशन के अंदर ये होगा कि ये सल्फ़र और ये सल्फ़र आपस में एक बार तो जुड़ सकते हैं, यानी PH S, यानी थोड़ा बहुत अमाउंट मिलेगा, हालांकि अपन जानते रिएक्शन स्टेबल हो ना हो। एक ये हो सकता है कि यही मोइटी वापस से अपने जैसे मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट कर ले, यानी कि PH S, इधर सेम एक मोइटी आ जाए PH SH, और इधर भी एक मोइटी आ जाए S PH और SH। सेम ये एक बार साइक्लाइजेशन कर सकता है और वापस से एक साथ प्रोडक्ट हो सकता है। एक बार इन दोनों का क्रॉस के अंदर हो सकता है सिंगल में, यानी कि ये इसके साथ ही कर ले, साइक्लाइजेशन कंप्लीट ना हो, यानी कि ये ना मिले पूरा आपका कंपाउंड Z ना मिले। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की, तो यानी इसके जो प्रोडक्ट हो सकते हैं वो 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, यानी 2 प्रोडक्ट तो आपको मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, 2 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 3 भी नहीं मिल सकते। आप सोचो कि एक बार ये आपस में कर लिए कि ये कर लिया और फिर एक बार क्रॉस कपलिंग हो जाए, क्रॉस कपल होता तो वही प्रोडक्ट मिल जाता आपको, लेकिन अगर आप 3 भी लगाते तो फिर ये आंसर सही नहीं बैठता। तो इस बिहाफ पे आंसर आपका 3rd, यानी कि ऑप्शन के बिहाफ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज़ करना था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक्स क्वेश्चन है। इसके यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ है, मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर। H और OAC ये तो थोड़ा अलग पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये यहाँ से इसने यहाँ अटैक करा है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने यहाँ, यानी कि यहाँ पर हुआ है आपके 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपके हुई कब हुई, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिला आपको, H और OAC, और ये कुछ इस तरीके से कंबाइंड हो गया इस तरीके से। अब देखिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होती है ना एल्कीन की बेसिकली, वो तब होती है जब आपके पास क्या हो, लाइट हो, क्या प्रेजेंट हो, लाइट। क्लियरिन में इसको काफ़ी डिटेल में दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन, आप देखोगे इसको, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है ना वो तभी मैच कर पाएगी जब आप इसमें लाइट डालेंगे। यानी एक तो मॉलिक्यूल जो होगा ना, एक एल्कीन तो होगी अपने एक्साइटेड स्टेट में, जबकि दूसरी एल्कीन आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रहती है, तो फिर जाके इनकी बॉन्डिंग हो पाती है। अगर यही रिएक्शन 2+2 आपको करवानी हो हीट की प्रेजेंस में, तो आप कीटीन ले सकते हो, R C O प्लस C। अब H और H, अब जो रिएक्शन होगी ना कुछ इस तरीके से, R C O H और H। ये जो रिएक्शन हुई है बेसिकली ये जो होती है हीट की प्रेजेंस में होती है, किस प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगेन यू कैन वॉच क्लियरिन, और अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अपन को इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट करना है। ये 13 से NMR क्वेश्चन कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है 13 से NMR या हर बुक के अंदर आपको ये एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलेगा। इसमें 2 ही सिग्नल देखने को मिलते हैं, एक तो 2 डिग्री कार्बन्स का और एक 3 डिग्री कार्बन्स का। ठीक है, क्योंकि प्लेन और सिमेट्री काफ़ी प्रेजेंट होती है, तो आंसर से कितना आएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, तो आपको बताने में से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। देखो सिंपल सी कहानी है कि कई टीचर्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लाइक बाईसाइकिल के तो अलग लगेगा, मोनोसाइकिल डाई के लिए अलग लगेगा, साइकिल से ज़्यादा हूँ या रिंग से ज़्यादा हूँ तो अलग सिस्टम। कुछ नहीं करना, आप बस पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग है तो आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी वो कंपाउंड एरोमेटिक। अगर उसके नहीं है तो कंपाउंड आपको नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगेन 10 है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये एक्सेप्शनल केस है, पता होगा आप सब लोगों को, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनमें स्ट्रेन होता है जिस वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और इसमें अगेन 10 हैं, 2, 4, 6, 8 और ये 10। बेसिकली कंपाउंड कैसा होगा आपका एरोमेटिक। तो कौन सा आंसर आएगा, 1st, 2nd एंड 4th। सो ये 10 क्वेश्चन थे टिफर 2024 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप पेपर देखेंगे तो बेसिकली आपको 9 to 12 क्वेश्चन के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और 2-3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी चीज़ें आसान आती हैं। क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री और सुप्रामोलिकुलर से भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, या मेडिसिनल केमिस्ट्री से। तो उसके लिए आप चाहें तो कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं वो चैप्टर भी डिटेल में करवा सकता हूँ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन के लिए सिंसियर हैं तो। ओके, थैंक यू।